मिस्र के पिरामिड से लेकर एरिया 51 तक दुनिया भर के रेगिस्तान अद्भुत रहस्यमय चीजों से भरे हुए हैं। अगर हम ध्यान में रखें कि पृथ्वी पर कुल भूमि का लगभग 1/3 हिस्सा रेगिस्तान है, तो शायद इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि नई नई विचित्र चीजें यहाँ पर मिलती ही रहती हैं या खोदी जाती हैं। लेकिन हर खोज को समझना आसान नहीं है और कई मामलों में रेगिस्तान में की गई खोज जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर देती है। इसे ध्यान में रखते हुए आइए चलते हैं इन शुष्क बंजर जगहों की एक्सट्रीम्स कंडीशंस में और अब तक की कुछ सबसे रहस्यमय रेगिस्तानी खोजों को एक्सप्लोर करते हैं। नंबर 10, रेगिस्तान का दानव। 1998 में दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान के ऊपर उड़ान भरने वाले एक हेलीकॉप्टर के पायलट ने 2.5 मील लंबी एक बड़ी इमेज देखी जिसमें एक व्यक्ति भाला लिए हुए था। लगभग उसी समय की बात है कि लोकल व्यवसायियों को अज्ञात फैक्स भेजे गए थे जो उन्हें इस जियोग्लिफ के अस्तित्व के बारे में सूचित कर रहे थे। इसका नाम मैरी मैन रखा गया जो इसके सबसे नजदीकी शहर के नाम पर था। इसमें एक आदिवासी शिकारी को वो मेरा ले जाते हुए दर्शाया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी मूल निवासियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रकार की फेंकने वाली स्टिक है। इससे कल्चरल संबंध होने के बावजूद लोकल आदिवासी इसमें अपना कोई भी इन्वॉल्वमेंट होने से इनकार करते हैं, बल्कि शुरू में तो उन्होंने इस जियोग्लिफ को अपनी मातृभूमि के अपमान के रूप में देखा। आज तक कोई नहीं जानता कि कला के ऐसे रहस्यमय पीस के पीछे किसका हाथ है जिसे ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान में 14 इंच गहरा खोदकर बनाया गया है। भले ही ये सूचना देने वाले के लिए 5,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का इनाम रखा गया हो जिस कलाकार या अपराधी की पहचान करने में मदद कर सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी इस काम के लिए आगे नहीं आया है। हालांकि आप इसे ध्यान से देखिए, ये देखते हुए कि इसके निर्माण के समय जीपीएस अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। ये उपलब्धि कमाल की है। नंबर 9, वेकेशन पर आई व्हेल। चिली का अटाकामा रेगिस्तान ऐसी जगह तो नहीं लगती जहां आप उम्मीद करेंगे कि आपको 40 व्हेल, कई डॉल्फिन्स और अन्य समुद्री स्तनधारी मिल जाए, लेकिन सारी अपेक्षाओं के खिलाफ ये है व्हेल हिल जो समुद्र तल से 131 फीट और समुद्र से लगभग 2 मील की दूरी पर है। विलुप्त हो गए समुद्री जीवों के फॉसिल्स और हड्डियों का जमीन पर पाया जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतने सारे अवशेष मिलना, वो भी सारे एक ही स्थान पर और लगभग उसी काल के, विशेषज्ञों का तो भाई सर चकरा गया। मैमल्स की जीवाश्म हड्डियों की खोज 2010 में सड़क कार्यों के चलने के दौरान हुई थी और विशेषज्ञों ने जल्दी ही इस सामूहिक कब्र के बारे में अपने निष्कर्षों को प्रकाशित कर दिया। शुरू में सबका जिम्मेदार एक खौफनाक सुनामी को बताया गया, लेकिन जल्द ही उस एरिया के सेडिमेंट्स के विश्लेषण के बाद इस कारण को खारिज कर दिया गया। हालांकि विश्लेषण से जो एक बात पता चली वो ये कि वहां बड़ी तादाद में शैवाल पनपते थे। शोधकर्ताओं ने इन निष्कर्षों की तुलना हमारे आधुनिक महासागरों में समुद्री जीवों के बड़े पैमाने पर हो रही मृत्यु से की। उनकी रिसर्च ने यह संकेत दिया कि तेजी से बढ़ते शैवालों की वजह से जहरीले बाई प्रोडक्ट निकले जिनसे ये जीव तुरंत मर गए। मरने के बाद उनकी लाशें संभवतः एक टाइडल नहर में बहती हुई दूर तक आ गईं। नहर तो बहुत पहले सूख गई, लेकिन उसने हड्डी के ढेर को यहाँ पर जमा कर दिया जो धीरे धीरे रेगिस्तान से भस्म होती चली गई। नंबर 8, रेगिस्तान का हादसा। 2012 में सहारा रेगिस्तान में एक अभियान में लगी एक पोलिश तेल कंपनी के मजदूरों को ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का एक लड़ाकू विमान मिला। अपने आप में ये काफी अजीब था, लेकिन उन लोगों की उत्सुकता आसमान छूने लगी जब पता चला कि ये विमान लगभग 70 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से संरक्षित था, इसलिए विमान को आसानी से पहचान लिया गया। ये किट्टी हॉक P-40 था। इस लड़ाकू विमान के पंखों पर 6 मशीन गनें लगी थीं जिसका मकसद था एक्सिस देशों में डर पैदा करना, लेकिन इसके बजाय ये खुद ही रेत में घुस गया। उत्सुकता इस बात की थी कि दुर्घटना स्थल से एक चीज गायब थी और वो था इसका पायलट। घटना स्थल पर एक पैराशूट पाया गया जिसे देखकर लगता है कि उसे तंबू की तरह इस्तेमाल किया गया था। इससे हम समझ सकते हैं कि पायलट दुर्घटना में बच गया था, लेकिन लगता है कि भूख और प्यास से बचने के लिए वो रेगिस्तान में निकल पड़ा और भटक गया। वो फिर कभी नहीं देखा गया। RAF की रिपोर्ट से पता चलता है कि वो पायलट फ्लाइट सार्जेंट डेनिस कोपिंग था जो उत्तरी अफ्रीका में जर्मनी के आक्रमण के दौरान मिस्र की रक्षा करते हुए विमान के मरम्मत के लिए जाते हुए लापता हो गया था। वो अब कहाँ है, ये एक रहस्य बना हुआ है और उसका जवाब केवल सहारा का रेगिस्तान ही जानता है। नंबर 7, वास्तविक जीवन का मिराज। जब 2014 की तपती गर्मी के दौरान चरवाहों द्वारा इसकी खोज की गई तो ट्यूनीशियाई रेगिस्तान का लैक डी गफ्सा एक तत्काल पर्यटक आकर्षण बन गया।
झील को इतना खास बना देने वाली ये बात थी कि ये अचानक रातों रात उभर आई थी, वो भी एक ऐसे स्थान पर जहां रेगिस्तान था। ये 32 से 59 फीट तक गहरी मानी जाती है। यहाँ का पानी शुरुआत में भव्य नीले रंग का था, लेकिन जल्दी ही हरा हो गया क्योंकि शैवाल ने झील को संक्रमित करना शुरू कर दिया था। शैवाल के इस तरह फैलने से ये पता चलता है कि झील का पानी ठहर गया था, जिससे ये झील डेंगू और मलेरिया जैसी भयानक बीमारियों के लिए प्रजनन स्थल बन गई। ऊपर से एक और समस्या ये थी कि झील में फॉस्फेट का एक ऊंचा कॉन्सेंट्रेशन था और आसपास की खदानों से भी कंटेमिनेशन के आसार थे। मतलब ये कार्सिनोजेनिक और हल्का रेडियो एक्टिव भी था। सरकार ने वहां तैरने पर प्रतिबंध लगाने में कोई दृढ़ता नहीं दिखाई, इसलिए लोकल लोगों ने विशेषज्ञों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और रेगिस्तान में डुबकी का आनंद लेने के लिए भीड़ लग गई। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि या तो कोई छोटा भूकंप आया होगा या पास की खदान में दरार पड़ गई होगी, जिससे जमीन का पानी फूट कर बाहर आ गया और ये झील बन गई। दूसरों का मानना है कि बारिश के पानी से ये झील बनी होगी। फिलहाल इस पर रहस्य बना हुआ है। आखिरकार अचानक और झील शब्द का अक्सर कोई मेल नहीं होता। नंबर 6, भटका हुआ एलियन मुसाफिर। ये विचित्र कंकाल 2003 में चिली में अटाकामा रेगिस्तान में पाया गया था। इसने एक ऐसी बहस छेड़ दी जो अभी तक चल रही है। एक पक्ष का दावा है कि ये चीज एक मानव भ्रूण के बचे हुए अंश है, जबकि दूसरे पक्ष का मानना है ये निश्चित तौर पर अंतरिक्ष से आया हुआ कोई मेहमान है। ये केवल 6 इंच लंबा है, लेकिन फिर भी इसकी हड्डियां किसी 6 से 8 साल के बच्चे की तरह परिपक्व हैं। इसकी खोपड़ी लंबी और तिकोनी है और इसमें 10 पसलियां हैं, जबकि नॉर्मल 12 होती हैं। इससे सबकी उत्सुकता इसमें और बढ़ गई। यूएफओ विशेषज्ञ वर्षों तक इसमें दिमाग लगाते रहे और इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन गईं और जांचें हुईं। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर गैरी नोलन के नेतृत्व में 2018 में एक अध्ययन हुआ जो इस बात की पुष्टि करता दिखाई दिया कि ये एलियन वास्तव में एक इंसानी बच्ची का भ्रूण था। जेनेटिक विश्लेषण से पता चला कि इस कंकाल में उसी तरह के जेनेटिक इंडिकेटर थे जैसे उस क्षेत्र के मूल निवासियों में पाए गए थे जहां इसे खोजा गया था। ये बच्ची कई तरह की विकास संबंधित बीमारियों से पीड़ित थी, जिसमें तेजी से उम्र बढ़ने वाला हड्डी का विकार भी शामिल था। इससे इसके छोटे और हैरान करने वाले आकार का रहस्य समझ में आता है, लेकिन अटाकामा कंकाल में दर्जनों जेनेटिक म्यूटेशन भी शामिल थे जिन्हें पहले कहीं और कभी दर्ज नहीं किया गया। कुछ लोग इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के होने के एक संकेत के रूप में देखते हैं। मामले पर बहस जारी है, लेकिन आपको क्या लगता है? नंबर 5, मध्य पूर्व के पहिए। जॉर्डन से सऊदी अरब तक के मध्य पूर्वी के रेगिस्तान में पाई जाने वाली ये पहिए जैसी संरचना पृथ्वी के सबसे पुराने जियोग्लिफ्स में से कुछ हो सकते हैं। परीक्षणों से पता चलता है कि इनमें से कुछ तो 8500 वर्ष जितने पुराने हो सकते हैं। हालांकि इनमें से कुछ संरचनाएं ज्यामितीय रूप से अरेंज लगती हैं और यहाँ तक कि सूर्य के शीतकालीन संक्रांति वाली दिशा की ओर बढ़ते हुए अलाइन की हुई हैं, लेकिन बाकी सभी संरचनाएं अलग अलग हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये भांति भांति की छवियां अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई थीं। स्मारक कब्रों से लेकर धार्मिक स्थलों तक ये मध्य पूर्वी इतिहास में अलग अलग पीरियड्स के दौरान बनाई गई। इन प्राचीन स्थलों की आयु का अनुमान कुछ सही बैठता है क्योंकि 8000 साल पहले रेगिस्तानी इलाका अभी से ज्यादा रहने लायक था, जब तापमान ठंडा और यहाँ बारिश भी अधिक होती थी। दुर्भाग्य से आज तक इस पर बहुत कम रिसर्च की गई, लेकिन दुनिया भर के पुरातत्वविद इन रेगिस्तानी रहस्यों की जांच करने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हैं। नंबर 4, रेत में तैनात। क्यूनबियन रेगिस्तान में कैरो से 500 मील दक्षिण में पाए जाने वाले खड़े पत्थरों की ये श्रृंखला जानी पहचानी सी लगती है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्टोनहेंज की तरह ही एक कैलेंडर का सर्कल है। बस फर्क इतना है कि ये इंग्लैंड के उस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से भी 2000 साल पुराना हो सकता है। नाबता प्लाया बेसिन में मिली 6000 साल पुरानी इस साइट को पहली बार 1974 में खोजा गया था। इस खोज में जो चीजें मिली उनमें शामिल है मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, आग से काले रंग के चूल्हे और कैलेंडर सर्कल, जो मिस्र में पाया जाने वाला अपनी तरह का एकमात्र मेगालिथ है। लेकिन नियोलिथिक खानाबदोश रेगिस्तान में इतनी दूर तक आकर ऐसा क्या कर रहे थे? इसका उत्तर नाबता प्लाया बेसिन में ही मौजूद है, जहां कभी पानी भी हुआ करता था। ये पत्थर भीष्म संक्रांति के दौरान पर उगते और सूरज के साथ अलाइनमेंट में जमे हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये साइट शायद किसी सेरेमोनियल या अनुष्ठान के उद्देश्य से बनी थी। दबे हुए बाकी के पत्थर खोखले हैं, जो शायद मृतकों को दफनाने के लिए हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो हड्डियां मिली हैं वो तो सिर्फ मवेशियों की हैं। इन सब का मूल कारण तो धार्मिक ही दिखता है, लेकिन इस साइट के बारे में और इसको इस्तेमाल करने वाले उन प्राचीन लोगों के बारे में हमारी समझ उतनी ही अधूरी है जितने अधूरे यहाँ मिले अवशेष हैं। नंबर 3, खाली मकबरा। मिस्र विशेषज्ञों के लिए मम्मी से भरे हुए शाही मकबरे कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रोफेसर केंट वीक्स का माथा तब ठनका जब उन्होंने वैली ऑफ किंग्स घाटी में एक ऐसा विशाल मकबरा खोजा जिसमें 100 से अधिक कमरे थे।
लेकिन वे सब कमरे खाली लग रहे थे। कब्र के अंदर और आसपास के शिलालेखों और कलाकृतियों का अध्ययन करते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कब्र में फिरौन रोमेसेस द ग्रेट के दर्जनों बच्चों को दफनाया गया होगा। लेकिन जब 1995 में केंट ने पहली बार खोज अभियान चलाया तो बच्चे कहीं नहीं दिखाई दिए। यह रहस्य एक दशक से अधिक समय तक जारी रहा, लेकिन धीरे धीरे केंट को पता चल गया कि ममिया हैमर की किसी डरावनी फिल्म की तरह उठकर बाहर नहीं चली गई थी, बल्कि वहीं छिपी हुई थी। ये मकबरा जो खाली लग रहा था, असल में उसके नीचे एक विशाल तलघर छिपा हुआ था जो एक नकली दीवार के पीछे पूरी तरह से रेगिस्तान की रेत में दब गया था। हालांकि खुदाई की प्रक्रिया काफी धीमी रही, लेकिन मृतकों के इस रहस्यमय डेकेयर में से रोमेसेस के कई बच्चों के अवशेष अभी तक खोजे जा चुके हैं। नंबर 2, स्पाइडर रॉक। पश्चिमी मिस्र के रेगिस्तान में एकदम अंदर खारगा ओएसिस क्षेत्र में पत्थर पर की हुई नक्काशियों की एक रहस्यमय श्रृंखला पाई गई है जो लगभग 4000 से 6000 साल पहले की है। यह कलाकारी प्राचीन मिस्र से भी 3000 वर्ष पुरानी बताई जाती है और चूना पत्थर की एक शीट पर पाई गई है। ऐसा लगता है इसमें मकड़ियों और उनके शिकार को दिखाया गया है। विशेषज्ञों का अनुमान यह है कि ये नक्काशियां कठोर रेगिस्तानी मकड़ियों की पूजा का एक रूप हो सकती हैं। ये मकड़ियां चिलचिलाती धूप में असहनीय गर्मी को सहन करने की क्षमता विकसित करने के लिए तपती रहती हैं। मकड़ियों के चित्रण विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों में पाए जा सकते हैं। हालांकि मिस्र में इस तरह का कोई अन्य नहीं देखा गया है। कुछ लोगों का तर्क ये है कि नक्काशी मकड़ियों की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये लिखित भाषा का एक रूप है जिसका अर्थ समय के साथ खो गया है। या हो सकता है कि कोई इतिहास में सबसे पहला नकली मकड़ी से डराने वाला प्रैंक खेलना चाहता हो। खरगा की मकड़ियों ने अपने रचनाकारों के बारे में लगभग कोई सुराग नहीं छोड़ा है, जिससे पुरातत्वविद रहस्य के इस जाल में एक ठोस सुराग खोजने के लिए अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं गर्मागर्म बहस का विषय बने हुए नंबर 1 रेगिस्तानी रहस्य पर पहुंचूं, मुझे एक ऐसी घटना का उल्लेख करना है जो किसी भी रेगिस्तानी यात्री को चकित कर देगी। अगर उन्होंने इसका स्पष्टीकरण नहीं सुना तो 2004 में यूटा रेगिस्तान में एक उड़न तश्तरी दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गई। इससे बड़ी बात यह है कि इसे साबित करने के लिए खुद नासा ने इसकी तस्वीरें जारी की थीं। दुर्भाग्य से नन्हे नन्हे हरे रंग के लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये जेनेसिस से वापसी के सैंपल का एक रिटर्न कैप्सूल था। जेनेसिस नासा का एक अंतरिक्ष यान था जो सौर पवन कणों को इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। जब यान अपने 3 साल के भ्रमण से लौटा तो उसके उतराव को धीमा करने के लिए डिजाइन किए गए पैराशूट खुल ही नहीं पाए। नासा को हेलीकॉप्टर तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरने वाला वो यान सुरक्षित रूप से कैप्चर किया जा सके। सौभाग्य से इसके द्वारा की गई अधिकांश रिसर्च बचा ली गई। हालांकि ये बहुत से लोगों की जानकारी में था, लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति वहां से गुजरते हुए इस घटना को देख लेता तो वो बुरी तरह से चौंक जाता। नंबर 1, धरती का पिंपल। जमीन से देखें तो सहारा की आंख, जिसे रिचित संरचना के नाम से भी जाना जाता है, रेगिस्तान के किसी अन्य हिस्से की तरह ही लगती है। लेकिन आकाश से देखें तो सहारा रेगिस्तान की गहराइयों में बसी ये कृति एक बहुत बड़ा अजूबा लगती है। एक विशाल आंख रेत में से ऊपर की ओर घूरती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये ज्यादातर केवल गूगल अर्थ के शौकीन लोगों और अंतरिक्ष यात्रियों को ही दिखाई देती है। ये आंख वर्षों से घमासान का विषय बनी रही है। इसको कोई सांसारिक तो कोई अलौकिक कहकर समझाने की कोशिश करता है। शुरू में भूवैज्ञानिकों का ये मानना था कि यहाँ किसी एस्टेरॉयड के गिरने से बने बड़े से गड्ढे का नतीजा है, लेकिन किए गए अध्ययनों में किसी भी अंतरिक्ष से आई कोई वस्तु का सबूत नहीं मिला। जर्नल ऑफ अफ्रीकन अर्थ साइंसेज में हाल ही में प्रकाशित एक थ्योरी में यह दावा किया गया है कि यह संरचना एक जियोलॉजिकल गुंबद है जो पूरी तरह से शत-विशत हो चुका है और जो 100 मिलियन से अधिक वर्ष पहले बना था। यह उस समय की बात है जब सहारा जमीन का एक हिस्सा उबलते हुए मैग्मा की परत के ऊपर टिका हुआ था, जिसके कारण इस पर एक गोलाकार गुंबद फूलकर उभर आया था। जी हाँ, पृथ्वी को भी अपनी किशोरावस्था के दौरान 25-25 मील बड़े बड़े फोड़े फुंसियों का सामना करना पड़ा। समय के साथ गुंबद जर्जर होकर बिखरने लगा और इसके भीतर विभिन्न प्रकार की चट्टानों के वितरण से ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गए जिन्हें हम आज देख सकते हैं। इस थ्योरी को वैज्ञानिक समुदाय ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कुछ विकल्प सामने रखे गए हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राचीन मानव औजारों और भालों की प्रचुरता के कारण वैज्ञानिक समुदाय के बाहर कुछ छोटे मोटे सिद्धांतकारों को यह विश्वास हो गया कि ये आंख असल में प्लेटो के काल्पनिक आइलैंड अटलांटिस के अवशेष हो सकते हैं। अपने प्राचीन यूनानी लेखन में प्लेटो ने स्पष्ट रूप से शहर के पानी और जमीन के लिए
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का वर्णन किया है। लेकिन क्या सिर्फ एक प्राचीन कहानी और कुछ भाले इसको सच साबित करने के लिए काफी है? मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अगर आपके पास रहस्यों की परखने की नजर है तो क्या आपके पास रेगिस्तानी इलाकों की इन रहस्यमयी घटनाओं में से किसी का भी समाधान है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।